नमस्कार। आज की टॉपिक शुरू करते हैं। गुरुजी सीधा टॉपिक शुरू मत कराना, कुछ मोटिवेशनल स्पीच बतावाना। मैं ठीक है जानना मंटू जी, चाहता हूँ। मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। चलिए बहुत एक प्रेरणाप्रद कहानी सुनाता हूँ कि एक बार एक गधे को लेकर उसका मालिक जाता रहता है रास्ते में, और अचानक गधा एक गड्ढे में आकर गिर जाता है। मालिक के बहुत प्रयास करने के बाद भी वह उठ नहीं पाता गधा। अब मालिक क्या करे? 1 घंटे, 2 घंटे, 3-4 घंटे, 6-7 घंटे हो जाते हैं, मगर गधा उस गड्ढे में ही रहता है। मालिक के मन में विचार आता है कि अब क्या करे। अब मालिक क्या करता है, पास सोचता है कि भाई ये गधा तो बाहर नहीं निकल रहा, क्यों ना मैं इसको इसी में दफन कर दूं। तो आसपास की जो मिट्टियां हैं उसको क्या करता है मालिक, उसके ऊपर डालता है कि चलो इसका सोचता है कि उस गधे का कब्र बना देते हैं। और मालिक क्या करता है, सब मिट्टी को उसके ऊपर डालने का प्रयास करता है। गधा उस मिट्टी के डलने के बाद वह जागता है और उस मिट्टी के ऊपर आने का प्रयास करता है। वह ऊपर आता है और उसका जो मालिक होता है लगातार मिट्टी डालता रहता है। सोचता है कि इस गधे ने बहुत अधिक उपकार किया मेरे ऊपर, अब ये गधा क्या होने वाला है। गधे के प्रति वो काफी सहानुभूति रखता है और लगातार वो मिट्टी डालता रहता है मालिक। मगर गधा क्या करता है, उस मिट्टी के ऊपर आता रहता है। एक समय ऐसा आता है कि जो मिट्टी होता है वह लेवल में आ जाता है और गधा ऊपर आ जाता है। गधा आसानी से उस मिट्टी के ऊपर आ जाता है और धीरे धीरे वह बाहर आ जाता है। तो इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि समस्याएं आती हैं, हर किसी के पास प्रॉब्लम्स आएंगी बहुत ज़्यादा। कोई व्यक्ति समस्या में दबना पसंद करेगा, कोई समस्या रूपी मिट्टी के बाहर निकलने का प्रयास करेगा। तो विद्यार्थियों, मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम्स आएंगे लाइफ में, पढ़ाई करते समय भी प्रॉब्लम्स आएंगे, डिस्टर्बेंस होंगी, मगर आपको उसके प्रॉब्लम्स के नीचे दबना नहीं है, आपको बाहर आना है। मैं यहाँ पर आपका कंपेयर गधे से नहीं कर रहा हूँ, मैं एक प्रतीकात्मक रूप से गधे का एग्जाम्पल दिया हूँ कि गधा किस प्रकार से मिट्टी से बाहर आता है। वह घर के बाहर और घर के अंदर की परेशानी ला दूर करके मैं नोट्स बनाता हूँ गुरुजी। ठीक है मिंटू, आप बहुत अच्छे से विषय को समझने का प्रयास कीजिएगा, प्रॉब्लम्स को दूर भगाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं टॉपिक सांख्यिकी संरचना। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं भूगोल का, इसमें हमने देखा कि विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि। तो इसमें ये टॉपिक होने के बाद का जो अंतिम अंश है इस वीडियो में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, इस टॉपिक से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं। ठीक है, देखते हैं सांख्यिकी संरचना। सांख्यिकी संरचना स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे। पहले बर्थ रेट क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है 2 नंबर का कि जन्म दर और मृत्यु दर क्या है। तो टॉपिक शुरू करते हैं जन्म दर। जन्म दर होता है कि प्रति 1000, मतलब किसी क्षेत्र विशेष या किसी देश में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे एक वर्ष में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष या किसी देश में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। ठीक है, तो 2011 इंडिया का बात करें, भारत की बात करें तो 2011 में जन्म दर है 21.8। अभी 2020 के आसपास 17 हो गया है, चलिए 2011 ही मानेंगे। 2011 का जनगणना के अनुसार 21.8 जन्म दर है। ठीक है, प्रश्न बन जाएगा। अब आता है मृत्यु दर क्या है। मृत्यु दर में सेम उल्टा है कि किसी क्षेत्र या किसी देश में प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहते हैं मृत्यु दर। ठीक है, मृत्यु दर में देखिएगा यहाँ पर एक वर्ष में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को, यहाँ पर व्यक्ति की बात की जा रही है, तो मरने वाले व्यक्तियों की संख्या मतलब 1000 जो व्यक्ति हैं उनमें से एक वर्ष में कितने व्यक्ति मरते हैं, कितने व्यक्तियों का निधन होता है। तो इसका 2011 के अनुसार है 7.1 जी, 7.1 है। तीसरा आता है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर एक वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के, मतलब तो याद रखिएगा शिशु मृत्यु दर में क्या आएगा, एक वर्ष से कम आयु वाले आएंगे। तो याद रखिएगा एक वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की
प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मृत्यु संख्या को कहते हैं शिशु मृत्यु दर। 2011 के अनुसार यह 44 था, मतलब 1000 व्यक्ति शिशु में जो जीवित शिशु है उसमें से 44 शिशु का निधन हो जाता है ना। तो ये 44 है, पहले ये था 49 के आसपास, तो ये 44 है 2011 के अनुसार। अब देखिए जीवन प्रत्याशा क्या, प्रश्न पूछा गया था जीवन प्रत्याशा क्या है, तो आपको बताना कि एक व्यक्ति औसत कितने उम्र तक जी सकता है। भारत के संदर्भ की बात करें तो एक व्यक्ति जो है वह आपका 67 वर्ष तक जी सकता है। एवरेज की बात करें, इसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, मतलब महिलाएं अधिक वर्ष तक जीवित होती हैं पुरुषों की अपेक्षा। ठीक है, तो जीवन प्रत्याशा की बात करें कि यह वह औसत आयु है जिस तक किसी देश के अधिकांश लोगों के जीवित रहने की आशा की जाती है। एक अनुमान लगाया जाता है कि यह व्यक्ति कितने वर्ष तक जी सकता है, एवरेज निकालें सभी व्यक्तियों की आयु से। तो ये है जीवन प्रत्याशा। तो इसमें हमने देखा जन्म दर किसी क्षेत्र या किसी देश में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे एक वर्ष में जन्मे बच्चों की जनसंख्या को जन्म दर कहते हैं, वह है 21.8। मृत्यु दर इंडिया का 7.1, शिशु मृत्यु दर 44 और जीवन प्रत्याशा 67 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है मंटू? ठीक है गुरुजी, एमा अति लघुत्री प्रश्न भी पूछे गए इस ना पिछले साल में देखे बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। अब आते हैं आयु संरचना। आयु संरचना की बात करें, एज स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने 3 प्रकार बांट दिए हैं इसमें, बाल जनसंख्या, चाइल्ड पॉपुलेशन, एडल्ट पॉपुलेशन, ओल्ड एज पॉपुलेशन। तो फर्स्ट आता है चाइल्ड पॉपुलेशन। ये जो बाल जनसंख्या है 15 वर्ष से कम विकास 15 वर्ष से कम की आयु वाले को लिया जाता है बाल जनसंख्या। तो ये कहाँ होंगे? विकासशील देशों में अधिक होगा बाल जनसंख्या। नवजात शिशु मन बाल जनसंख्या माही और युवा में हम आबू सर एमा विकासशील बताने का प्रयास करता हूँ कि जी हाँ, विकसित देश वे देश होते हैं जो देश पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं औद्योगिक रूप से या मानवीकरण के रूप में, और विकासशील देश वे देश होते हैं जहां गुलामी या परतंत्र के कारण उस देश का विकास नहीं हो पाया है, मगर अब वह लगातार विकास करते जा रहे हैं। तो ये विकासशील देश आता है, जैसे कि हमारा भारत देश विकासशील देश है। जबकि विकसित देश की बात करें, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, जापान, ये जो विकसित देश है, जबकि चीन और भारत विकासशील देश है, ब्राजील विकासशील देश है। चलिए हम देखते हैं। तो विकासशील देश में अधिक जनसंख्या पाई जाती, 40% है बाल जनसंख्या का। ठीक है, दूसरा आता है एडल्ट पॉपुलेशन। एडल्ट पॉपुलेशन में है 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच का जनसंख्या आता है। ये आर्थिक दृष्टि से इस समूह की जनसंख्या महत्वपूर्ण होती है, मतलब जो आर्थिक विकास होता है उसमें इनका योगदान ज़्यादा होता है, क्योंकि ये कार्यशील जनसंख्या भी कहलाती है, युवा जनसंख्या। ठीक है, तीसरा आता है वृद्ध जनसंख्या। तो यहाँ पर हम देखते हैं युवा जनसंख्या में अगर विकसित देश की बात करें तो ये 65 साल तक भी युवा जनसंख्या माना जाता है। ठीक है, हम विकासशील की बात करें तो 15 से 59 वर्ष रिटायरमेंट का एज। ठीक है, अब देखते हैं वृद्ध जनसंख्या, ओल्ड एज पॉपुलेशन। ओल्ड एज पॉपुलेशन में आता है 60 वर्ष से अधिक जो है, और विकासशील देश में जो वृद्ध जनसंख्या बहुत कम है, 5%। हम भारत की बात करें तो 6% है वृद्ध जनसंख्या, और विकसित देश की बात करें तो 15%। विकसित देश की बात करें तो 15% जो है वृद्ध जनसंख्या है, ओल्ड एज पॉपुलेशन है। सब काफ़ी ज़्यादा क्यों इसकी वजह है? क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा काफ़ी उन्नत है विकसित देश में। ठीक है, और देखते हैं तो ये आयु संरचना की बात करें, आयु संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। प्रश्न पूछे जाते हैं तो बताना पड़ेगा। पहला आपको बाल जनसंख्या, युवा जनसंख्या, वृद्ध जनसंख्या। बाल जनसंख्या के लिए एज कितना है? वह है 15 वर्ष से कम। युवा जनसंख्या के लिए 15 वर्ष से 59 वर्ष। वृद्ध जनसंख्या के लिए 60 वर्ष से अधिक।
तो ये कार्यशील जनसंख्या में नहीं आता। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये आयु संरचना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो प्रभावित करने वाले कारक में आएगा पहला जन्म दर। जन्म दर में देखते हैं कि अगर वहाँ पर उच्च जन्म दर होगा तो बाल जनसंख्या अधिक होगा। मतलब जो 15 वर्ष से कम के आयु के बच्चे अधिक होंगे जन्म दर। अगर जन्म दर कम होगा तो युवा जनसंख्या अधिक होगा। सिंपल है, बच्चों का मतलब जन्म दर ज़्यादा होगा या उच्च जन्म दर होगा तो बाल जनसंख्या बढ़ेगा। अगर जन्म दर स्थिर होगा तो युवा जनसंख्या अधिक होगा। दूसरा देखते हैं मृत्यु दर। मृत्यु दर में देखते हैं कि अगर मृत्यु दर कम होगा, निम्न मृत्यु दर होगा, विकसित देश में है कम मृत्यु दर होगा तो वृद्ध जनसंख्या अधिक होगा। ठीक है, बुजुर्गों की संख्या अधिक होगी अगर मृत्यु दर कम होगा। तो अगर अधिक मृत्यु दर होगा तो वहाँ पर वृद्ध जनसंख्या कम होगी। जैसे कि हम बात करें विकसित देश में मृत्यु दर कम है तो वहाँ पर वृद्ध जनसंख्या अधिक है, और जहाँ पर मृत्यु दर ज़्यादा है वहाँ पर वृद्ध जनसंख्या कम है। तीसरा देखते हैं प्रवास। प्रवास की बात कर लें तो प्रवास में युवा वर्ग जो होता है वो अधिक एक स्थान से दूसरे स्थान रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पर्यटन के लिए वो प्रवास करता है। तो ये भी क्या करता है? प्रभावित करता है। आयु संरचना को प्रभावित करने वाले कारक 3 पॉइंट हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं कि आयु संरचना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। तो ये हम टॉपिक देखते हैं, जन्म दर, गुरुजी प्रवास। आयु संरचना और आयु पिरामिड एक ही होते ना गुरुजी? क्योंकि पिरामिड ले प्रश्न पूछते। अब देख लेते हैं जनसंख्या संगठन या जनसंख्या संरचना। इसमें देखते हैं पहला टॉपिक देखते हैं सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात। प्रश्न पूछा जाता है लिंग अनुपात क्या है? तो किसी क्षेत्र या किसी देश में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। तो यहाँ पर है पुरुष व स्त्रियों के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। सिंपल शब्दों में देखें तो इंडिया में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। सभी देश में इसका अलग अलग अर्थ हो सकता है, मगर भारत के संदर्भ में देखें कि प्रति 1000 पुरुषों पर मतलब 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, यह लिंग अनुपात कहलाती है। 2011 के अनुसार देखा जाए तो इंडिया में 940 स्त्रियां हैं 1000 पुरुषों के पीछे। ठीक है, तो ये लिंग अनुपात होने के बाद लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहला है जन्म दर। जिस देश में जन्म दर अधिक होगा वहाँ पर लिंग अनुपात अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है, जन्म दर में अधिकांशतः पुरुषों की संख्या अधिक होती है, ये देखा गया है। तो जन्म दर देख सकते हैं कि जन्म दर जहाँ अधिक होगा तो ये कहाँ होगा? जो अल्प विकसित देश है, विकासशील देश है, वहाँ जन्म दर अधिक होता है, वहाँ पर लिंगानुपात अपेक्षाकृत कम होगा। मगर विकसित देश में लिंगानुपात अधिक होता है। तो दूसरा आता है मृत्यु दर। जिस देश में या किसी क्षेत्र में मृत्यु दर अधिक होगा तो लिंगानुपात ज़्यादा होता है। जैसे कि कोई अल्प विकसित विकासशील देश की बात करें तो वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं कम होंगी, मृत्यु अधिक होगा। तो मृत्यु दर में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा की बात करें तो महिलाओं की जीवन प्रत्याशा अधिक होती है। मृत्यु दर की बात कर लें तो मृत्यु दर में पुरुषों की मृत्यु अपेक्षाकृत महिलाओं की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की मृत्यु अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि पुरुष जो है वह रोजगार या कार्यशील जनसंख्या का अधिक प्रतिशत भाग को बिलोंग करता है। तो दूसरा देखते हैं प्रवास। तीसरा देखते हैं प्रवास। प्रवास में होता ये है कि जो प्रवास स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान जो प्रवास होता है ये ज़्यादातर पुरुषों के द्वारा होता है। जी हाँ, पुरुषों के द्वारा। तो ये क्या होता है, जिस क्षेत्र विशेष में जाएगा तो लिंगानुपात अपेक्षाकृत कम होगा। एग्जाम्पल ले लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र से नगर की ओर पलायन अधिक होता है तो ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात अधिक होगा, और वो शहरी क्षेत्र में या नगरीय क्षेत्र में पलायन होता है तो वहाँ पर लिंगानुपात अपेक्षाकृत कम होगा, क्योंकि
गांव से शहर की ओर अधिक कौन जाता है? युवा वर्ग जाता है, पुरुष वर्ग जाता है रोजगार की तलाश में, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, अब देखते हैं चौथा, युद्ध। युद्ध के कारण में लिंगानुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है। जैसे कि युद्ध होता है तो उसमें अधिक बढ़ चढ़ के कौन भाग लेता है? पुरुष, और पुरुष अधिक मात्रा में मारे जाते हैं। तो यहाँ पर लिंगानुपात को प्रभावित करता है युद्ध भी। तो ये लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले 4 कारक है: जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास और युद्ध। अब देखते हैं नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या संगठन की बात कर ले तो मैंने यहाँ पर विश्व का नक्शा बनाया है। मैंने यहाँ पर इंगित किया है कि जो महाद्वीप है, महाद्वीप की बात करें तो यूरोप ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर 75% नगरीय जनसंख्या है। जी हाँ, इस डायग्राम में हमने ये समझने का प्रयास किया है कि किस क्षेत्र में नगरीय जनसंख्या अधिक होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, कनाडा की बात करें तो वहाँ 17% नगरीय जनसंख्या है। हम यूएसए अमेरिका की बात कर लें तो 74% नगरीय जनसंख्या है। ऐसी जनसंख्या जो नगर में निवास करती है 74%। अगर हम बात कर लें लंदन की बात कर लें या इंग्लैंड की बात कर लें या बोल सकते हैं यूनाइटेड किंगडम की बात कर लें, यूके की बात कर लें, तो ये जो है 92% नगरीय आबादी है वहाँ पर। बचा हुआ जो 8% है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते होंगे वहाँ। और जो 96% है, बेल्जियम की बात कर लें तो बेल्जियम देश है, वहाँ पर 96% नगरीय आबादी है। ठीक है, सर्वाधिक है ये। फिर देख लें अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की बात कर लें, हम अफ्रीका महाद्वीप में जो जिम्बाब्वे की बात कर लें, जितने अधिकांश देश की बात कर लें तो वहाँ पर 14 से 15% नगरीय आबादी है। तो कल्पना कर सकते हैं कि 85% ग्रामीण आबादी है और 15% नगरीय आबादी है अफ्रीका महाद्वीप की बात करें। और 29% जो है ये पाकिस्तान का है। मतलब पाकिस्तान में नगरीय आबादी 29% है। तो नगरीय आबादी के संदर्भ में देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम बना है इसमें हम आसानी से देख सकते हैं कि भारत का जो 2011 के अनुसार यहाँ नगरीय आबादी लगभग 30% है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या संगठन, ये पूछा जाते हैं प्रश्न में। तो ये इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे कि नगरीय और ग्रामीण सांतत्व या जनसंख्या संगठन क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा कि विश्व के संदर्भ में कितनी आबादी नगरीय क्षेत्र में रहती है, कितनी आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। इसको आप डायग्राम से बताएं तो काफ़ी बेहतर होगा। ठीक है, साक्षरता। साक्षरता क्या है? जो आयु वर्ग 7 वर्ष से अधिक होता है, 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाला व्यक्ति जो होता है पढ़ और लिख सकता है तो वह साक्षरता की श्रेणी में आता है। साक्षरता की बात कर लें तो 2011 में इंडिया का जो है साक्षरता दर 74.4% है। 74.4%। तो ये प्रश्न पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा कि 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 74.4। अगर हम पुरुष साक्षरता की बात करें तो 85% है। अगर महिला साक्षरता की बात करें तो 65% के आसपास है। तो हम देख सकते हैं कि महिलाओं की साक्षरता अपेक्षाकृत पुरुषों की अपेक्षा कम है। तो साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक भी इसमें पूछे जाते हैं, मैंने इसको दर्शाया नहीं है। तो व्यावसायिक संरचना। व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत 4 व्यवसाय आते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। तो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत वे जनसंख्या आते हैं जिसमें ज़्यादातर कृषि, मत्स्य, उत्खनन या संग्रहण, निष्कर्षण, वानिकी के क्षेत्र में आते हैं। तो प्राथमिक व्यवसाय में आ गया। द्वितीयक व्यवसाय में आता है निर्माण क्षेत्र आ गया, उद्योग आ गया, शक्ति क्षेत्र आ गया, तो द्वितीयक में आ जाता है। तृतीयक में आता है सेवा क्षेत्र, परिवहन, संचार, ये तृतीयक में आता है। चतुर्थ में आता है ये जो बौद्धिक क्षमता या अनुसंधान या जो विकास की बात करें। तो ये चारों जो व्यवसाय हैं इस संदर्भ में आएगा, इस संरचना में आएगा कि कितने व्यक्ति, कितना पॉपुलेशन है जो प्राथमिक जनसंख्या के अंतर्गत इन्वॉल्व होता है। तो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत अधिक संख्या, मतलब किस भारत की बात करें तो तकरीबन 55% जो है प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित है। ठीक है, तो ये व्यवसाय को इसी में लिखना है। हम बात कर लें प्रवास है क्या। प्रवास में होता है कि किसी व्यक्ति या समूह के द्वारा किसी दूसरे स्थान पर गमन ही प्रवास कहलाता है। मतलब एक व्यक्ति या समूह के द्वारा किसी दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। तो देखते हैं किसी व्यक्ति या समूह का अपने निवास स्थान से दूसरे निवास स्थान पर गमन जनसंख्या का प्रवास या स्थानांतरण या माइग्रेशन कहलाता है। ठीक है, प्रवास को हम देखें प्राकृतिक रूप में 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्प्रवास और अप्रवास। उत्प्रवास अप्रवास में क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपने
प्रदेश या देश से जाता है। एग्जाम्पल ले लीजिए कि छत्तीसगढ़ का कोई व्यक्ति अगर दिल्ली पलायन करता है तो छत्तीसगढ़ के लिए क्या कहलाएगा? उत्प्रवास। मतलब छत्तीसगढ़ से वो जा रहा है, मतलब उत्प्रवास। अगर हम दिल्ली के निवासी हैं और हमारे लिए क्या होगा कि वो छत्तीसगढ़ से आ रहा है ना, वो व्यक्ति आ रहा है दिल्ली के संदर्भ में देखें तो क्या होगा? अप्रवास। ठीक है। या बोल सकते हैं कि किसी दूसरे राज्य से अगर छत्तीसगढ़ में आ रहा है तो कहलाएगा अप्रवास। इन्हीं को हम अप्रवासी कहते हैं। चलिए देखते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने प्रदेश या देश से जाता है तो उत्प्रवास, और इन व्यक्तियों को प्रवासी कहते हैं। ठीक है। प्रवासी व्यक्ति इन्हीं व्यक्ति को कहते हैं, जैसे कि भारत से अगर वह अमेरिका जा रहा है तो भारत के लिए क्या है? उत्प्रवास है। ठीक है। किंतु जब व्यक्ति आकर कहीं बसते हैं तो अप्रवास, ऐसे व्यक्ति को अप्रवासी कहते हैं। अगर अमेरिका के संदर्भ में है, अमेरिका में दूसरे देश से व्यक्ति आ रहे हैं तो वहाँ क्या कहलाएंगे? अप्रवासी कहलाएंगे। ठीक है। तो ये अप्रवास और उत्प्रवास से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। उत्प्रवास में क्या होता है? किसी व्यक्ति विशेष किसी स्थान से दूसरे क्षेत्र में जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वहाँ के संदर्भ में उत्प्रवास कहेगा। और व्यक्ति किसी क्षेत्र से आ रहा है, किसी दूसरे क्षेत्र से उस क्षेत्र में आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? अप्रवास कहलाएगा। तो इनको अप्रवासी कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है प्रवासी और अप्रवासी क्या है? प्रश्न पूछा जाता है प्रवास क्या है, तो इस बारे में बिल्कुल आप कमेंट्स में बताइएगा प्रवास क्या है। अब प्रवास के प्रकारों को देख लेते हैं। प्रवास के प्रकारों की बात कर लें तो हम 3 संदर्भ में देखते हैं। स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर पहला आता है स्थानीय प्रवास। स्थान मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, मतलब जिले के अंतर्गत ही हो, एक जिले से दूसरे जिले जा रहा है तो वो कहलाएगा स्थानीय प्रवास। अंतर्राज्यीय प्रवास, एक राज्य से दूसरे राज्य प्रवास कर रहा है, जा रहा है तो अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाएगा। जैसे कि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो मजदूर या पलायन करते हैं दूसरे राज्य तो वो क्या कहलाएगा? अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाएगा। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में होता है एक देश से दूसरे देश जाना, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। अंतर महाद्वीपीय प्रवास, जैसे कि एशिया महाद्वीप से वो यूरोप महाद्वीप जा रहा है तो ये अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहलाता है। तो ये है स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर स्थानीय, अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर महाद्वीपीय, ये 4 प्रकार के प्रवास है, तो इसको याद रखिएगा स्थान के आधार पर। दूसरा देख लेते हैं कि समय या काल के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। दैनिक प्रवास, वे प्रवास जो सुबह किसी नगर में जाते हैं काम करके वह शाम को वापस आ जाते हैं तो दैनिक प्रवास, ये दिन प्रतिदिन होता है तो दैनिक प्रवास हो जाता है। दैनिक प्रवास के अंतर्गत एग्जाम्पल ले लीजिए कि रायपुर शहर है, उसके आसपास के जो छोटे छोटे गांव हैं वहाँ के व्यक्ति वहाँ क्या करें? काम करने, रोजगार की तलाश में जाते हैं सुबह और वापस शाम को आ जाते हैं अपने घर, तो ये दैनिक प्रवास कहलाता है। दूसरा है मौसमी प्रवास, मौसम विशेष में। अब बात कर लें मौसमी प्रवास की। मौसमी प्रवास की बात कर लें तो शीत ऋतु में जो हिमालय के ऊंचे जो क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र, वहाँ से जो व्यक्ति हैं, पशु या चारावाह जो समूह होते हैं वो घाटी की ओर आते हैं। ठीक है, क्योंकि घाटी में अपेक्षाकृत भेड़ बकरियों को चरने का जगह मिल जाता है, मैदानी क्षेत्र मिल जाता है, नीचे आते हैं। मगर गर्मी के समय वह पुनः वापस चले जाते हैं, ऊंचाई पे चले जाते हैं हिमालय क्षेत्र में। तो ये मौसमी प्रवास हो गया। स्थायी प्रवास में होता ये है कि ब्रिटेन का व्यक्ति अमेरिका में जाकर बस गया स्थायी रूप से, या भारत का व्यक्ति वह अमेरिका का या इंग्लैंड का नागरिकता धारण कर लिया है तो वहाँ स्थायी रूप से वो प्रवासी बन गया, तो ये स्थायी प्रवास कहलाता है ना। तो तीसरा देखते हैं संख्या के आधार पर प्रवास। संख्या के आधार पर प्रवास में देखते हैं पहला एकल प्रवास। एक व्यक्ति है अपने ऑफिस से दफ्तर जाता है तो वह कहलाएगा एकल प्रवास कहेगा, या कोई सामाजिक संबंध के संदर्भ में एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो एकल प्रवास कहलाएगा। ठीक है। दूसरा है अल्पसंख्यक प्रवास। अल्पसंख्यक प्रवास में होता है कि कोई पर्यटन स्थल हो या मेला लगा हो तो अल्पसंख्यक व्यक्ति ही उस मेले में या कोई धार्मिक स्थल में वो जाएगा तो यह कहलाएगा अल्पसंख्यक प्रवास। और आता है वृहत संख्यक प्रवास। वृहत संख्यक प्रवास में 1947 में जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था
उस संदर्भ में अधिकांश व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए और भारत से पाकिस्तान गए, तो ये क्या कहलाएगा? वृहत संख्यक प्रवास कहलाएगा। तो ये प्रवास के प्रकार हो गए। प्रवास के प्रकार में स्थान, काल, संख्या, इनको आपको याद रखना है। ये 5 नंबर से प्रश्न पूछे गए थे पिछले बार कि प्रवास क्या है, प्रवास के प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों के लिए एक प्रश्न है इसमें कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो प्रवास हुआ था, मतलब भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय जो प्रवास हुआ था वह किस प्रकार का प्रवास है। दूसरा प्रश्न है कि मौसमी प्रवास क्या होता है और साक्षरता किसे कहते हैं। लिंग अनुपात क्या है, लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब देख लेते हैं जनसंख्या संबंधित सिद्धांत। हम देखते हैं कि जनसांख्यिकी विशेषज्ञ जनसंख्या चक्र की बात करते हैं, जबकि भूगोलवेत्ता जो होते हैं जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की बात करते हैं। मतलब हम जनसांख्यिकी में जब इसको पढ़ते हैं तो जनसंख्या चक्र क्या है पढ़ते हैं, और जब भूगोल की बात करें तो जनसंख्या संक्रमण क्या है इस संदर्भ में पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत 1929 में W.S. थॉम्सन ने प्रतिपादित किया था, मगर इसका जो संशोधित रूप था 1945 में W. नोटेस्टिन संशोधित किया था। मतलब जो फ्रैंक W. नोटेस्टिन ने 1945 में संशोधित किया था और जनसंख्या संक्रमण के 3 स्टेप को बताए थे। ठीक है, हम देख लेते हैं कि आखिर जनसंख्या संक्रमण क्या है। यह एक नवीनतम सिद्धांत है। जनसंख्या संक्रमण पहले की बात करें अगर तो थॉमस माल्थस ने 1793 में जनसंख्या संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, मगर नवीनतम सिद्धांत की बात करें तो नवीनतम सिद्धांत है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। प्रश्न पूछा जाता है जनसंख्या संबंधी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, तो आपको बताना पड़ेगा जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के संदर्भ में कि यह नवीनतम सिद्धांत है और जनसांख्यिकी शब्द में इसका अर्थ होता है जनसंख्या चक्र, जबकि भूगोल में इसका अर्थ होता है जनसंख्या संक्रमण। हम देखते हैं कि किसी देश की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक वृद्धि का जो स्तर होता है उस देश की जनसंख्या की वृद्धि को निर्धारित करता है। मतलब ये बोल सकते हैं कि किसी देश की जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास का स्तर उस देश की जनसंख्या वृद्धि को निर्धारित करता है। मतलब किसी देश का जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो स्तर होता है वह जनसंख्या वृद्धि को क्या करता है? प्रभावित करता है, जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाता है ना। हम देखते हैं कि अगर भारत की बात करें, भारत के संदर्भ में बात करें कि भारत में जो आता है कि जैसे जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण, जैसे जैसे देश क्या होगा? विकसित होता जाएगा, वैसे जनसंख्या कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण होता जाता है, वैसे वैसे उस देश की जनसांख्यिकीय प्रतिरूपों में अंतर होता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा गया है कि किसी देश का आधुनिकीकरण होता है और नई नई तकनीक का अभिभाव होता है, तो उससे क्या होता है? जनसंख्या अभिवृद्धि कम होती है। हम बोल सकते हैं कि कोई देश विकसित देश बनने की ओर अग्रसर होता है तो जनसंख्या उसका कम होता जाता है। अल्प विकसित देशों में जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होती है। विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि अपेक्षाकृत उनसे कम होगा और विकसित देश में जनसंख्या वृद्धि बिल्कुल न्यून होता है, कम होता है। ठीक है, यही बात करता है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। जब ये प्रश्न पूछा जाएगा जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत क्या है, तो आप इस पॉइंट को लिखेंगे उसमें कि जैसे जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण होता जाता है, वैसे वैसे उस देश की जनसांख्यिकीय प्रतिरूपों में अंतर होता जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत ये कहा गया और आपको बताना पड़ेगा ये जो सिद्धांत है W.S. थॉम्सन ने 1929 में प्रस्तुत किया था, जिसका संशोधित रूप 1945 में किया गया था फ्रैंक W. नोटेस्टिन के द्वारा, जिन्होंने 3 स्तर बताए थे। इस जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का मूल आधार है कि जन्म दर, मृत्यु दर तथा इसके अंतर के कारण जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। तो मतलब हम देखते हैं कि प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है, प्रश्न पूछा जाता है। हम बोले कि जन्म दर और मृत्यु दर को जब हम माइनस करेंगे जो आता है, मतलब जो प्रोग्रेस होता है वह प्राकृतिक वृद्धि दर है। मतलब जन्म दर ज़्यादा होगा और मृत्यु दर कम होगा तो प्राकृतिक वृद्धि अधिक होगी। इस मूल आधार है जनसंख्या संक्रमण का कि जन्म दर अधिक, मतलब जन्म दर और मृत्यु दर तथा उनके अंतर के कारण जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। मतलब प्राकृतिक
वृद्धि क्या है जनसंख्या का, तो जन्म दर माइनस मृत्यु दर जो आता है वह प्राकृतिक वृद्धि है। हम देख लें यहाँ पर जनसंख्या संक्रमण का जो हम अगर देखें 3 चरणों में होता है। तो पहला चरण मैंने यहाँ पर अल्प विकसित देश की बात की है। अल्प विकसित देश वे देश होते हैं जहाँ जीवन स्तर अपेक्षाकृत कम होता है, मतलब जो मनुष्य का जीवन स्तर अपेक्षाकृत कम होगा, जहाँ आधुनिकीकरण कम होगा, जहाँ पॉपुलेशन अधिक होगा, गरीबी अधिक होगा, समस्याएं प्रॉब्लम्स कृषि एग्रीकल्चर। यहाँ पर देखते हैं कि जनसंख्या संक्रमण के जो 3 स्टेप हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रथम स्टेप की बात कर लें। प्रथम स्टेप में जो देखते हैं हम लोग की जन्म दर उच्च होता है। मैंने यहाँ पर 2 लाइन बनाया, एक ब्लू लाइन एक रेड लाइन। ब्लू लाइन जन्म दर को बताता है और रेड लाइन मृत्यु दर को बताता है। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप में देखते हैं कि जो जन्म दर भी उच्च होगा, मृत्यु दर भी उच्च होगा, मतलब जनसंख्या भी वृद्धि होगी। यहाँ पर देखते हैं कि जन्म दर भी उच्च होगा और उच्च मृत्यु दर भी होगा, मतलब प्रजनन दर सर्वाधिक होता है इस स्टेज में। ये होता है अल्प विकसित देशों की बात करें या हम बात, तो ये जो स्टेप होता है ये अल्प विकसित देशों की बात कर लें तो यहाँ पर उच्च जन्म दर होगा, उच्च मृत्यु दर होगा। ठीक है, दूसरा स्टेप देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि जन्म दर में थोड़ी कमी आती है, मतलब जन्म दर में कमी बहुत कम होता है, मगर मृत्यु दर बिल्कुल एकाएक कम हो जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा अच्छे उन्नत तकनीक के जरिए स्वास्थ्य सेवा की बात करें, बहुत सारे वैक्सीन का निर्माण की बात करें, तो ये सेकेंड स्टेप की बात कर लें तो सेकेंड स्टेप में जन्म दर होगा उच्च, मृत्यु दर होगा कम। ठीक है, मृत्यु कम इसलिए होगा क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं का उन्नत विकास हो जाने के कारण, बहुत सारे मेडिसिन वैक्सीन का निर्माण होने के कारण ये सेकेंड स्टेप की बात कर लें तो यहाँ मृत्यु दर स्थिर हो जाता है, कम हो जाता है। हम तीसरे स्टेप की बात कर लें, हम दूसरे स्टेप को मान सकते हैं विकासशील देश की बात कर लें, विकासशील में ऐसा होता है। हम तीसरा स्टेप की बात कर लें, तीसरे स्टेप में जन्म दर भी बहुत कम होता है और मृत्यु दर भी कम होता है ना, मतलब कुल मिला के बोल सकते हैं कि जनसंख्या स्थिरता की बात कर सकते हैं। तीसरे स्टेप में जन्म दर कम हो रहा है और मृत्यु दर दोनों एक ही लाइन में आके मिलते हैं। हम देखते हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच की वृद्धि को हम प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। यहाँ पर स्टेप को समझना आसान है, समझ सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, इसको नंबर ज़्यादा मिलेंगे इसमें, ध्यान दीजिएगा। प्रथम स्टेप में उच्च होता है जन्म दर मृत्यु दर, दूसरे स्टेप में जन्म दर तो उच्च होगा मगर मृत्यु दर कम हो जाता है। हम तीसरे स्टेप में देखते हैं जन्म दर मृत्यु दर दोनों कम हो जाता है, जनसंख्या स्थिरता की बात कर सकते हैं। तो इसको बोल सकते हैं अल्प विकसित देश, विकासशील देश, और विकसित देश में ऐसा होता है। हम बात कर लें कि जहाँ थॉमस माल्थस ने 1793 में लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी, ये बताया गया है कि जैसे जैसे जनसंख्या अधिक होगा खाद्य आपूर्ति कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये बताया गया माल्थस ने। हम देख सकते हैं अगला पॉइंट पूछा जाता है एग्जाम में, जनसंख्या विस्फोट क्या है या जनसंख्या को नियंत्रण के कौन कौन से उपाय हैं, जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से कारण हो सकते हैं या जनसंख्या वृद्धि के क्या परिणाम होंगे, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पर सिर्फ प्रभाव को बताया, मैंने जनसंख्या अगर तीव्रता से बढ़ता है तो कौन कौन सा का प्रभाव हो सकता है उसको बताया। तो मैंने यहाँ पर 8 पॉइंट को बताया है। पहला बताया बेरोजगारी की समस्या, जनसंख्या अधिक बढ़ेगा तो बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ेगी और जो कार्यशील जनसंख्या है उसके ऊपर आश्रित जनसंख्या अधिक बढ़ती जाएगी। जीवन स्तर निम्न होता जाएगा, जीवन स्तर का गिरावट होगा, गुणवत्ता नहीं होगी, जीवन स्तर कम होता जाएगा। शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ता जाएगा, जनसंख्या अधिक होगा तो लाजमी सी बात है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं का दबाव अधिक होगा। मलिन बस्तियों का निर्माण अधिक होगा, प्रदूषण अधिक होगा, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, तो ये प्रदूषण में अभिवृद्धि होगी। कृषि भूमि की कमी हो जाएगी, कृषि योग्य भूमि की कमी हो जाएगी क्योंकि जनसंख्या अधिक होगा तो हर कोई आवास बनाएगा। ठीक है, तीसरा और सातवां देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों का अभाव हो जाएगा, जितने भी संसाधन है उसका दोहन अधिक होने लगेगा और ये अभाव कम हो जाएगा। फिर देखते हैं कि हम कम आमदनी की बात कर लें, प्रति व्यक्ति आय कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये है प्रभाव को। और जनसंख्या अभिवृद्धि को रोकने के बहुत सारे उपाय हैं, ये आप सभी जानते हैं। परिवार नियोजन की बात कर लें, गरीबी हटाओ, शिक्षा
की बात कर लें, है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट क्या है, प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको इसको लिखाना पड़ेगा। जनसंख्या विस्फोट के कौन कौन से कारण हैं, प्रभाव बताना पड़ेगा, ठीक है, और रोकने के उपाय को बताना पड़ेगा। हम देख सकते हैं कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत कौन कौन से क्या है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, तो हम जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन W.S. थॉम्सन ने किया था, जिसका संशोधन 1945 में W. नोटेस्टिन के द्वारा किया गया था। इस प्रकार से जनसंख्या का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, विश्व जनसंख्या का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसमें कुछ कमियां रह गई होंगी तो बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें, उस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत क्या है, जनसंख्या विस्फोट क्या है, लिंगानुपात क्या है, लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। हम बता सकते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या अधिक क्यों है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या कम क्यों है, जबकि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या अधिक क्यों है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बहुत ही सरल है। इस जो विश्व जनसंख्या के संदर्भित 3 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, तीनों वीडियो को देखिएगा, सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। धन्यवाद।